हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग अध्ययन करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री, यूपीएससी टीचर्स एंड ऑल अदर एग्जाम्स के लिए, जिसमें एनसीईआरटी जो है बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो क्लास 8 के चैप्टर 4 हिस्ट्री में हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं आदिवासी के बारे में, दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में। दिकू और एक स्वर्ण युग क्या है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1895 में। बिरसा नाम के एक आदमी को बिहार में छोटा नागपुर के जंगल और गांव में घूमते देखा गया। 1895 की बात है कि बिरसा नाम का एक व्यक्ति जो बिहार में छोटा नागपुर के जंगल और गांव में घूमता देखा गया। तो देखने के बाद क्या अनुमान लगाया जा रहा है? लोग कह रहे हैं कि जो बिरसा है उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह क्या कर सकता है? सारी बीमारियों को दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा सकता है। कौन ये सारे काम कर सकता है? बिरसा। 1895 की बात है। बिरसा कहाँ घूम रहा है? बिहार के छोटा नागपुर के जंगलों में घूम रहा है और गांव में। यहां तक कि बिरसा ऐलान कर देता है कि भगवान ने लोगों की रक्षा दिकुओं, और दिकू क्या है यहाँ पे? दिकू शब्द हमें देखने को मिला। तो दिकू शब्द है बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। मतलब दिकुओं की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। यह ऐलान किसका है? तो यह ऐलान बिरसा का है, जो बिहार की छोटा नागपुर के पठार की जंगलों में और गाँव में घूमता पाया जाता है और लोग इसको चमत्कारिक मानते हैं। कुछ समय के भीतर 1000 लोग बिरसा के पीछे चलने लगे, फॉलोअर्स बन गए और वे उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि उनकी समस्याएं दूर करने आया है। यदि बात कर रहे हैं बिरसा की, तो जो बिरसा का जन्म हुआ है, बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। और मुंडा एक जनजातीय समूह है। मुंडा क्या है? एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी हैं। तो ये क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है? बिरसा का जन्म कहाँ हुआ था? किस परिवार में? मुंडा परिवार में। मुंडा क्या है? जनजाति है। मुंडा जनजाति कहाँ रह रही है? तो छोटा नागपुर में रहती है। साथ ही साथ बिरसा के समर्थक के दूसरे आदिवासी कौन कौन है जो दूसरे समर्थक कर रहे हैं? वह संथाल और उराव। तो संथाल और उराव क्या है? ये आदिवासी जनजातीय समूह है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से लड़ने के लिए क्या है? तैयार है। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन किन समस्याओं को हल करना चाहता था? जिन्हें दिकू कहा जाता था, जिन्हें बाहरी लोग कहा जाता था, ठीक ना, उनसे निपटना चाहता था। पहले वे बाहरी लोग कौन थे? उनके इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इन सारी चीज़ों पर हम क्या करेंगे? प्रश्न को देखेंगे। तो हमने देखा कि बिरसा जो है किसको बदलना चाहता है? बिरसा उन दिकुओं को बदलना चाहते हैं, बाहरी लोगों को बदलना चाहता है कि हमारे साथ कैसे व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पिछले साल अपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्मों ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थे, क्योंकि ब्राह्मणों ने निर्धारित कर दिया था जनजातीय समूहों को और अपने लोगों को कि उनके रीति रिवाज क्या होंगे, उनके कल्चर क्या होंगे। तो उनके कल्चर और आदिवासी समूहों के कल्चर जो थे बिल्कुल डिफरेंट थे। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते थे। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों से बंधे हुए थे, लेकिन इनका मतलब यह नहीं था कि वह आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। आदिवासियों के बिल्कुल वह एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक परिवार की तरह हुआ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बीच इकोनॉमिकली सोशली रूप से क्या था? डिफरेंट था। अब हम पढ़ेंगे जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। जनजातीय समूह जो थे किस तरह जीते थे। अब देखिए, जनजातीय समूह जीने के उनके पास कई तरीके थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी अलग अलग तरह की गतिविधियां करते थे। कुछ झूम खेती करते थे। क्या करते थे? झूम खेती।
अब देखिए जो आदिवासी समुदाय था उसमें झूम खेती करते थे। झूम खेती क्या थी? घुमंतू खेती को कहा जाता है। घुमंतू खेती एक प्रकार क्या है? झूम खेती है। इसमें क्या किया जाता है कि अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्सों क्या करते हैं? काट देते हैं और जमीन पर उगी हुई घास फूस को जला करके साफ कर देते हैं। ठीक है, और साफ जैसे ही कर देते हैं, करने के बाद क्या करते हैं उस खेती को करने के लिए कि इसके बाद वे घास फूस को जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते हैं और इस राख में पोटाश होती है, जिससे मिट्टी क्या बन जाती है? उपजाऊ हो जाती है। तो जो झूम खेती है वह एक प्रकार की कैसी खेती है? घुमंतू खेती है। और इसमें सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक लाने के लिए ऊपरी हिस्से को काटा जाता है और काट करके उससे जो कचरे प्राप्त होते हैं उसको जलाया जाता है और जलाने के बाद उस मिट्टी पर छिड़क दिया जाता है, जिससे मिट्टी क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। वे कुल्हाड़ों से पेड़ को काटते थे, कुदालों से जमीन को ऊपरी सतह खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उनको बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट करके वे दूसरी जगह लेकर चले जाते थे, जहाँ से उन्होंने अपनी फसल उगाई थी और कई साल परती पड़ रही थी। ठीक है, मतलब फसल काटी थी और उस पर क्या करते थे? परती पड़ी जाती थी, फिर पहले वाले स्थान पर वो लोग चले जाते थे, ट्रांसफ़र हो जाते थे। देखेंगे कि ये जो घुमंतू किसान हुआ करते हैं, ये घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर मध्य भारत, पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। पूर्वोत्तर भारत के अंदर असम हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, इन सारी हिस्सों में, मध्य भारत में देखा है मध्य प्रदेश में हो गया, ठीक है ना। तो पर्वतीय व जंगली में रहते थे। आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी जंगलों में बेरोक आवाजाही की फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। मतलब जंगल जो था उन्हीं का घर होता था, वह रहते थे, आज़ादीपूर्वक रहते थे, कभी जाते थे, मतलब कोई टोक नहीं था, टोक टिप्पणी था, और केवल इसी तरीके से वो घुमंतू खेती कर सकते थे। दूसरी बात क्या था कि आदिवासी समूह कैसे जीते थे? तो हमने पहले देखा कि झूम खेती करके। अब दूसरा देखेंगे, कुछ शिकारी और संग्राहक थे। कुछ क्या थे? शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करते थे। वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। खोंड क्या है? खोंड जो है वह एक आदिवासी समूह है और वह क्या करते थे? वह जंगलों से क्या करते? पशुओं को शिकार करते थे और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करते थे। इस समुदाय के लोग टोलियों बना करके शिकार करते थे। ग्रुपिंग सिस्टम, जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ क्या है? जानते हैं कि एक फूल जिसे खाया जाता है, ठीक है ना, और शराब भी तैयार किया जाता है और इसका बीजों का तेल भी इस्तेमाल किया जाता है। हमने देखा कि देखिए जो खोंड जनजाति थी, यदि खोंड जनजाति जो है यहाँ पर जब खोंड जनजाति को आवश्यकता पड़ती, देखिए खोंड जनजाति से कैसे अपने जीवन निर्वहन करते थे। तो खोंड जनजाति निर्वहन करने का मतलब यहाँ पे है कि जब कुछ बुनकर और चमड़ा कारीगर जो है उनको कपड़े और चमड़े की रंगाई करनी होती थी तो वह कुसुम और प्लास के पत्तों के लिए खोंड जनजाति के पास जाते थे। खोंड जनजाति जो है उनको उपलब्ध कराती थी और उनके बदले जो है कुछ अनाजें, ठीक ना, गेहूँ चावल या इत्यादि जो है उनसे लेती थी। तो इस प्रकार से उनका जीवन यापन हुआ करता था। अब देखिए जो खोंड जनजाति के बाद जो क्या थी कि जब वन उत्पाद कम पड़ जाता था, जो खोंड जनजाति थी वह वन से फल फूल जड़ी बूटियों से काम चलाया करती थी, मार्केटों में बेचा करती थी। लेकिन यदि वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी करने के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था, क्योंकि ये जंगली लोग थे और इनको कोई काम कराता नहीं था जल्दी। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जो ऐसे थे जो मध्य भारत के अंतर्गत वैगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे, बेरोजगारी करने से दूसरों से क्या करते? कतराते थे। वैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे और जो जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। ये वैगा क्या है? एक जनजाति है, समुदाय है जो यह चाहते थे कि हम दूसरों के लिए काम क्यों करें, क्योंकि पृथ्वी पर भगवान ने हमें जंगल दिया और यही हमारा घर है और इसी से हमारा भरण पोषण होना है। मजदूरी करना वैगाओं के लिए अपमान की बात थी, है जनजाति, ठीक ना। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों की खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित होते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी भरकम चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य में आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया गया। लिहाजा महाजनों और व्यापारियों को, ठीक है, बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों का जड़ मारने लगे थे। कौन? ये आदिवासी लोग।
अब देखिए दूसरी बात है कि आदिवासी में कुछ हमने देखा कुछ लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। अब जो है यहाँ पे तीसरी बात है, तीसरी पॉइंट आती है कि कैसे जीवन आदिवासी चलाते थे। तो इसमें तीसरी जीवन में आता है कि कुछ आदिवासी जानवर पालते थे। जानवर में कौन से जानवर पालते थे ये देखते हैं। बहुत सारे आदिवासी समूह बना करके जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। चरवाहे थे, मौसम के हिसाब से मवेशियों भेड़ों को रेवण लेकर यहाँ वहाँ जाते थे। रेवण का मतलब क्या होता था कि वह एक अपना तंबू टाइप में ले लेते थे और भेड़ियों को चराते चराते जो है मवेशियों को चराते चराते एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते थे। जब एक चरगाह घास खत्म हो जाती थी तो दूसरा इलाका में चले जाते और पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लवाड़िया, ये क्या है, ये भी कौन है, आदिवासी समूह ही है, ठीक ना। लवाड़िया और गुज्जर भी क्या है, आदिवासी समूह है। यह क्या करते समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे और कुल्लू की गद्दी समुदाय के लोग गडेरिये थे, ठीक है। कुल्लू के समुदाय लोग क्या थे, गडेरिये थे। और कश्मीर के बकरिया पालते थे। बकरवाल क्या पालते थे, बकरी पालते थे। चौथा पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे कि चौथा पॉइंट आदिवासी समूह का क्या था। तो आदिवासी समूह जो थे, कुछ लोग क्या थे, एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी के पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार मिलते जा रहे थे। जो आदिवासी समूह थी वह सोचे कि हम लोग बार बार कितने देर तक जो है, कितने दिनों तक, कितने समय तक जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं, क्यों ना हम एक जगह स्थानीय रूप से रह करके अपनी क्या करें, खेती करें और अपना जीवन यापन करें। तो उन आदिवासी समूह में कुछ लोग एक जगह खेती करना शुरू कर दिए। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीलों की संपत्ति होती थी। अब देखिए, कुल के सभी सदस्यों उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर लोग ऐसा होते थे, वे कुछ लोगों औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वो खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे और उनसे क्या करते थे, जो भी फसल होती थी उससे लेते थे और अपना जीवन यापन करते थे। यहाँ पे दे रखा है कि ब्रिटिश अफसरों को गोंड जनजाति और संसार जनजाति ऐसी एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक की घुमंतू खेती करने वाले के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। कौन, गोंड और संथाल जनजाति। ये अनसिविलाइज की तरह नहीं बल्कि सिविलाइज दिखने लगे ब्रिटिशों को। तो जंगलों में रहने वाले को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है, क्योंकि अंग्रेजों ने सोचा कि ये लोग जो तो सिविलाइज्ड हैं, ये सभ्य हैं, और ये जब सभ्य हैं तो इनको एक जगह हम बसा देंगे तो हमारे काम भी आएंगे। अब देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन में आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। देखिए, आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। तो आदिवासी मुखिया जब अंग्रेज हमारे यहाँ आ गए, तो अंग्रेज जब आए तो जो आदिवासी मुखिया हुआ करते थे वह उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था, क्योंकि लोगों का समर्थन होता था और ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास क्या थी, इकोनॉमिकली पावर था, आर्थिक ताकत होती थी। इनके पास खुद वन प्रबंधन होता था और पुलिस भी इनके पास होती थी। तो इस प्रकार से जो थे अपना धाक जमाए रखे थे। कौन, ये आदिवासी मुखिया। अब देखिए, जब अंग्रेज आए हैं तो उन मुखियाओं का क्या होता है कि मुखियाओं को अंग्रेज तो पावर देते हैं। पावर क्या देते हैं कि तुम्हारा ज़मीन तो तुम्हारा रहेगा, तुम उस ज़मीन का मालिक तो रहेंगे, लेकिन तुम्हारा प्रशासनिक जो है, पुलिस वाली सिस्टम जो है, जो पावर है, उसका क्या कर लेता है अंग्रेज, उनसे छीन लेता है। और देखिए, करता क्या है कि अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर देता है। अंग्रेज क्या करते हैं कि जो आदिवासी मुखिया हैं उनसे कहते हैं कि तुम जो नियम बना हुआ है तुम उसका क्या करोगे, पालन करोगे। और उन्हें अंग्रेजों को नजराना भी देना पड़ता था। अंग्रेजों ने लगा दिया इनका दिमाग कि तुम मुखिया हो, ठीक है, तुम्हारा मालिकाना रहेगा, लेकिन तुम क्या करोगे, मुझे नजराना दोगे, ठीक ना, तुम मुझे कुछ न कुछ गिफ्ट के रूप में दोगे। और अंग्रेजों के प्रतिनिधि को हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही। वे परंपरागत कामों को रोकने में से लाचार हो गए। बेवड़ क्या है, मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेवड़ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको भी एक क्वेश्चन मिल रहा है कि बेवड़ क्या है। अब देखते हैं हम घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। घुमंतू काश्तकारों का क्या होता है। ऐसे समूह
जो अंग्रेजों काफ़ी परेशान थे, वो भटकते रहते थे और एक जगह नहीं ठहरते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक अस्थायी रूप से खेती करें और अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत चाहते थे, क्योंकि वह चाहते थे कि हम शासन करना है तो हमें क्या चाहिए, इकोनॉमिकली पावर होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैसा वसूलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने कि देखा कि फसल तो हो नहीं रही, इसलिए ज़मीन के बारे में उन्होंने कुछ नियम लागू कर दिया। क्या नियम लागू करते हैं कि उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया कि आपकी इतनी ज़मीन रहेगी, और जब प्रत्येक व्यक्ति को दे देंगे तो वह क्या करेगा, हमें उससे टैक्स देगा, उससे जो रेवेन्यू आएगी वह देगा, उससे जो फसलें होंगी उससे हमें फसल देगा, अनाज देगा। ये सारी चीज़ें जो है अंग्रेजों के दिमाग में चल रही थी। उसके बाद देखते हैं झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की प्रक्रिया। झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले कुछ झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए, जैसे हम थे वैसे ही हमें जीना दिया जाए, न कि उसमें कोई परिवर्तन किया जाए। अब देखते हैं कि वन कानून और उनके प्रभाव क्या हुए। तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। वन कानूनों में आए बदलाव में आदिवासियों के जीवन पर भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगल अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जंगलों को राज्य को संपत्ति घोषित कर दिया गया। तो जंगलों को राज्य का संपत्ति घोषित कर दिया गया। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया, मतलब कोई भी जाएगा, ठीक ना, सॉरी, उसमें कोई नहीं जाएगा, सिर्फ अंग्रेज लोग ही जाएंगे या कुछ पर्सनल व्यक्ति ही जा सकते हैं। आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरत के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने की आज़ादी नहीं थी, ठीक ना। अंग्रेजों ने बिल्कुल क्या कर दिया, मना कर दिया। खेती करने, फल इकट्ठे करने या पशुओं को शिकार करने की इजाज़त नहीं दी गई, ठीक ना। उसको हम आरक्षित वन कह रहे हैं। ऐसी सूरत में जो झूम काश्तकार थे, ठीक है, झूम काश्तकार थे, जिंदा रह सकते थे। ऐसी स्थिति में जो झूम काश्तकार थे जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुत से काम रोजगार की तलाश में मजबूरी दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे अंग्रेजी ने जंगलों के भीतर आदिवासियों को रहने पर पाबंदी लगा दी, उसके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लकड़ी काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरे बेचने के लिए वह क्या हो गए, उससे वंचित हो गए। क्योंकि जो इमारती लकड़ियाँ होती थी, रेलवे की लकड़ियाँ होती थी, जो आरक्षित वन घोषित कर दिया गया, उसमें जो भी आदिवासी थे उनको जाने से मना कर दिया गया। और जब मना कर दिया जाता है तो इनके पास मजबूरियाँ हो जाती है कि या तो हम इलाके छोड़ दें या तो फिर हम उन अंग्रेज़ों से क्या करें, लड़ाइयाँ करें। लेकिन अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ करना मुश्किल था, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पे इकोनॉमिकली रूप से पावरफुल है, ठीक ना। उसके पास प्रशासन है, उसके पास सारी चीज़ें हैं। जब यहाँ पे औपनिवेशिक अधिकारी आते हैं तो क्या तय किया जाता है कि झूम काश्तकारों को जंगल के रूप में ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे। उन्हें वहाँ खेती करने के लिए भी छूट दी जाएगी, बशर्ते गाँव में रहने वाले को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली। अंग्रेज, ठीक है ना, किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, किस प्रकार से तोड़ने की उनको कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारा रहेगा, तुम घास तो काटोगे, लेकिन हमारे लिए क्या करोगे, काम करोगे, वन की रक्षा करोगे। यदि वन को कोई प्रॉब्लम होती है तो दंड के भागी तुम्हें बनाया जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि बहुत सारे जो आदिवासी समूह थे अपने कैसे वन कानूनों को विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों पर चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी। कई बार उन्हें खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंगरम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह भी हुआ था। आइए हम देखते हैं रेशम की बात। देखिए, रेशम उत्पादों की उत्पत्ति की स्थिति के बारे में बात करें तो 18वीं शताब्दी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजार में बहुत बड़ी मांग थी, क्योंकि यहाँ का रेशम जो था बहुत ही हम कह सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट और प्योर होता था, जिससे यूरोप की बाज़ारों में जो है भारतीय रेशम की डिमांड बढ़ गई। भारतीय रेशम अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। भारत बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहा था, रेशम की सप्लाई कर रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। देखिए कि डिमांड यूरोपीय कंपनी में बढ़ रही है यूरोप भागों में, तो क्यों ना हम भारतीय लोगों से रेशम का ही उत्पादन कराया जाए।
वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। संथाल जो आदिवासी है वो क्या पालते थे? रेशम के कीड़े पालते थे। और रेशम के कीड़े जो है शहतूत के वृक्ष पाले जाते हैं, ठीक है ना। तो रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे। जो रेशम व्यापारी थे वह एजेंट को भेजते थे और कहते थे, जैसे गांव में समूह चलता है कि जाओ तुम लोगों क्या कर दो, उनको पैसा दो और ज़्यादा से ज़्यादा उनको पैसा दे करके रेशम पालन कराओ। इनसे कृषि कर्मों को इकट्ठा कर लेते थे और हर 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। इसके बाद कृमि कोषों को बर्धमान या गजा भेज दिया जाता था, जहां 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे, क्योंकि इनको फ़ायदा ना होकर के बिचौलियों को ज़्यादा फायदा होता था, और बिचौलियों को ज़्यादा फायदा होता था तो यह जो है कर्मकारों को भी इधर से उधर कर देते थे। अब यहाँ देखेंगे काम की तलाश। देखिए, काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों को दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर में वह चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड के कोयला खदानों में काम करने वाले आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। उन लोगों को ठेकेदारों के मार्फत भर्ती किया जाता था। ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर लौटने भी नहीं देते थे। मजबूर, मतलब एक बंधुआ की तरह एकदम काम करा रहे हैं ये सब हर जगह जो है। लेकिन मजबूर है वो भी, उनको भी भोजन चाहिए, काम करना तो ज़रूरी है। अब देखते हैं, बात यहाँ पे आती है 19वीं सदी और 20वीं सदी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह में बदलने कानून और अपने व्यवहार लगी पाबंदियों को बदलने में एकदम अडिग हो चुके हैं। क्या हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आदिवासी का शोषण हो रहा है और इनके खिलाफ बगावत कर दिया गया। आदिवासियों ने क्या कर दिया? बगावत कर दिया। 1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ। कब? 1910 में बस्तर विद्रोह होता है, जबकि संथालों का विद्रोह 1855 में होता है। कोल विद्रोह जो होता है 1831 से 32 में होता है। और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह इसी तरह का विद्रोह हो रहा था, ठीक है। आइए देखते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा, देखिए, बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरी चराते और बांसुरी बजाते हुए स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीत जाता था। लेकिन बेहोड़ों के आसपास जंगलों में हुई गरीबी से लाचार बिरसा के पिता काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। भटकना पड़ता था और लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियां सुन लिया था, उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। कब? जब हम क्या करेंगे? पूरी तरीके से लड़ाई करेंगे। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगा और उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस ला सकता है। तो इस तरीके से जब स्कूल जाने लगा मुंडा, तो इसको एक पावर मिलने लगी, एक इंटरनल पावर जागृत होने लगी और कहीं ना कहीं विद्रोह के क्षेत्र में आने लगे। और विद्रोह जब करते, बगावत जब करते, तो इनको अपने हक तो जरूर मिलता, लोगों का समर्थन भी मिलता। अब देखिए, जो बिरसा आंदोलन था वह किस समाज को सुधारने का आंदोलन था? तो वह था आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था बिरसा आंदोलन। जिन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव की सफाई रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। बिरसा ने मशीनरियों और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया। उन्हें बाहर मानते थे और मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत पुनर्जीवित करने का संकल्प ले। अतीत ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते हैं जब मुंडा लोग अपना जीवन जीते थे, तो तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ों और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों को खून नहीं बनाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर से अपनी ज़मीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में। बिरसा जो है अपनी पुरानी यादों को दिलाने लगा। अपने समर्थकों को कहा कि हम लोग जो है ऐसे हराते थे, हमारी ये चीज़ें जो थी, हमारी ये संपत्ति, हमारी प्राकृतिक चीज़ें जो थी, हमारी संपत्ति हुआ करती थी, और हम चाहते हैं कि पुनः अपने वापस लौट जाएँ और एक बार फिर से हम वैसे ही रहें जैसे पहले रहते थे। देखते हैं वैष्णव क्या है। तो वैष्णव जो है विष्णु की जो पूजा करते हैं उसको क्या कहता है? वैष्णव कहा जाता है।
देखिए, अंग्रेजों की जो भू नीतियाँ हैं परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनके परंपरागत संस्कृति को आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। 1897 में जब जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गाँव-गाँव घूमने लगा और उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत भाषा का इस्तेमाल किया। ठीक ना? उसने सोचा कि हमें लोगों को उकसाएंगे तभी जो है हमें क्या मिलती है, मुक्ति मिल सकती है। और बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों पर इदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का क्या था? प्रतीक था। सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक था? बिरसा राज का। 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार का ऐसे कानून लागू करने से मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके।